म्यूचुअल फ़ंड पर पहले 2 डिस्कशंस में हमने ये डिस्कस किया है कि म्यूचुअल फ़ंड किस तरह से बनता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कितने टाइप के फ़ंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और क्या इन्वेस्टमेंट मेथड्स उसमें होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड में कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है म्यूचुअल फ़ंड्स में एक बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। म्यूचुअल फंड पर इस्तेमाल होने वाले टर्म्स में जो एक टर्म आप बार बार देखते होंगे वो है NAV। NAV मीन्स नेट असेट वैल्यू। ये उसकी एक यूनिट की वैल्यू होती है जो कि ओवरऑल जो उसके मार्केट वैल्यू होती है उससे उसका एक्सपेंसेस निकाल करके और उसके बाद फिर उसके जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं उनसे डिवाइड किया जाता है, तो उसकी एक यूनिट की नेट असेट वैल्यू हो जाती है। इट मीन्स कि अगर आप उस म्यूचुअल फंड को ख़रीदेंगे तो आपको उतने रुपए देने होंगे उसकी एक यूनिट को ख़रीदने के लिए। अब NAV देख करके आप एक्चुअली ये नहीं पता लगा सकते कि कोई भी म्यूचुअल फ़ंड अच्छा है या बुरा है। कोई अगर 10 साल से वो म्यूचुअल फ़ंड चल रहा है तो उसकी NAV 10 रुपये से बढ़ के 40 रुपये 50 रुपये कुछ भी हो गई होगी। कोई म्यूचुअल फ़ंड अगर अभी कोई स्कीम उसने अभी शुरू की है 4 महीने 6 महीने पहले, तो उसकी NAV 10 रुपये के आसपास ही होगी। तो NAV देखकर आप कभी ये ना समझें कि ये फ़ंड अच्छा या ख़राब परफॉर्म कर रहा है। हाँ, चेंज इन NAV अगर आप देख सकें कि कितना NAV उसका बदल रहा है, कितनी तेज़ी से NAV ऊपर जा रहा है, वो ये डिसाइड करता है कि ये फ़ंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर NAV उसका कम है तो आपको वो यूनिट सस्ते में मिल रही हैं। अगर NAV ज़्यादा है तो आज आप उस यूनिट्स को महंगे में ख़रीदेंगे। इस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन ख़ुद NAV का ज़्यादा होना या कम होना उसका अच्छाई या बुराई डिपिक्ट नहीं करता। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर स्कीम में उस म्यूचुअल फ़ंड की, एक तो मैं ये बता दूं कि म्यूचुअल फ़ंड की कई सारी स्कीम्स होती हैं। एक ही म्यूचुअल फ़ंड 10, 20, 50 स्कीम्स चला रहा होगा। हर स्कीम के अपने फ़ंड्स कितने मैनेज कर रहा है ये वो डिक्लेयर करता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम में उसके पास फंड्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है डाइवर्सिफाई करने की और ज़्यादा लोगों का उस पर भरोसा है। तो इन नॉर्मल कोर्स अगर AUM ज़्यादा होता है तो वो एक बड़ा फंड है और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ डाइवर्सिफाई करने की और परफॉर्म करने की ज़्यादा है। लेकिन ये भी कोई श्योर शॉट पैरामीटर नहीं है कि AUM ज़्यादा है तो वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। अगर वो ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा AUM होने से भी परफॉर्मेंस अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। आपके अंदाज़ के लिए मैं ये बता दूं कि पूरी म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में कितना असेट अंडर मैनेजमेंट है। चलिए आप सोचिए, मैं थोड़ी देर बाद इसको डिक्लेयर करूंगा कि पूरी म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री में कितना पैसा इस वक्त असेट अंडर मैनेजमेंट है। दूसरी चीज़, कौन सा फ़ंड, कौन सी स्कीम ऐसी है जिसका AUM असेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा है, ये भी मैं बाद में डिक्लेयर करूंगा। अगर आपको ये बात मालूम है तो आप इसके आंसर सोच कर रखिए, देखिए कि वो सही निकलता है या गलत। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कहते हैं कि वो जितनी भी उसकी NAV है या जितनी भी उसकी वैल्यू है उसका कितना पैसा वो अपने एक्सपेंस में निकाल देता है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। मान लीजिए आपके फ़ंड की, आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू 5,000 रुपये है, तो उस 5,000 रुपये में से कितना पैसा वो अपने फ़ंड के एक्सपेंसेस से निकाल करके बाकी का पैसा आपको देगा। तो इससे आप ज़रूर कंपेयर कर सकते हैं कि 2 फंड्स अगर आपको बराबर के लग रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगता है उनकी NAV के मूवमेंट वगैरह में, लेकिन एक फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो वो फ़ंड ज़ाहिर है कि आपको रिटर्न कम देगा क्योंकि वो अपना एक्सपेंस निकाल लेगा उससे। तो एक्सपेंस रेशियो अगर ज़्यादा है तो आप पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा पड़ेगा। तो एक्सपेंस रेशियो एक अच्छा पैरामीटर होता है देखने का किसी फ़ंड को कंपेयर करने का। नेक्स्ट हम कह सकते हैं एग्ज़िट लोड। एग्ज़िट लोड देखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फ़ंड में, क्योंकि जब उस फंड से हम निकलते हैं, हम उस फंड को जब बेच देते हैं, हमने आज तो इन्वेस्ट कर दिया, जब हम बेचने लगते हैं तो फंड हम पर कुछ लोड लगा देता है। वो स्कीम में देख लेना ज़रूरी है कि एग्ज़िट लोड कितना है। कोई फ़ंड ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्ट किया, अगर आप 1 साल के अंदर निकलेंगे तो एग्ज़िट लोड लगेगा, 2 साल के अंदर निकल जाएंगे तो एग्ज़िट लोड लगेगा।
तो वो एग्ज़िट लोड को देख लेना ज़रूरी होता है कि एग्ज़िट लोड है या नहीं है। कुछ फंड्स में एग्ज़िट लोड निल होता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो फंड एग्ज़िट लोड लगा रहा है तो भी फाइनली परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद भी हो सकता है आपको जो पेमेंट है वो कम मिले। तो एक्सपेंस रेशियो, एग्ज़िट लोड, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं अपार्ट फ्रॉम एनएवी एंड असेट अंडर मैनेजमेंट। सेबी ने एक रिस्क असेसमेंट करना स्टार्ट किया म्यूचुअल फंड्स का, और उसने एक रिस्कोमीटर एक देता है, वो भी आपको मिल जाएगा जब भी आप ऑनलाइन देखेंगे, किसी फ़ंड को सर्च करेंगे तो रिस्कोमीटर में आप ये देख सकते हैं कि वो फ़ंड रिस्क कैटेगरी क्या है। लो से लेकर वेरी हाई तक 7 कैटेगरीज देता है सेबी, और उस कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्कीम की रिस्क की क्या कैटेगरी है। अगर वो वेरी हाई या हाई रिस्क है, इसका मतलब ये है कि फ़ंड में रिस्क तो हाई है लेकिन हाई रिस्क के साथ आपका हाई रिटर्न भी होता है। तो ये पैरामीटर आप खुद असेस कर सकते हैं कि आपको किस तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट करना है। रिस्कोमीटर एक अच्छा पैरामीटर है। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो। वो फ़ंड किस तरह के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है। अब म्यूचुअल फ़ंड टाइप्स जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो तो आप देख लेंगे कि अगर वो इक्विटी फ़ंड है तो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसने किन कंपनीज़ की इक्विटी में उस पैसे को डाला हुआ है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको उस फंड का पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए। और ये जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ, ये अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, पोर्टफोलियो भी, एग्जिट लोड भी, और वो बहुत क्लियरली डिस्क्लोज होती हैं ये चीज़ें। तो पोर्टफोलियो में आपको वो ये दिखा देगा कि कहाँ कहाँ उसका इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज कितना है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। क्योंकि आपका पैसा अगर कहीं लगने जा रहा है तो आपको आंख बंद करके उस पैसे को नहीं लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। तो इस पोर्टफोलियो को देख लेना भी ज़रूरी है। मैंने आपकी स्क्रीन पर एक पोर्टफोलियो दिखाया है अभी, ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है। मैंने स्कीम का नाम ऊपर से हटा दिया है कि किस फंड का पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हैं इस तरह से वो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर करते हैं, और वो आपके उनके वेबसाइट पर रहता है। आप जब किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहें तो पोर्टफोलियो भी देख लें कि किस किस जगह कितना कितना इन्वेस्टमेंट उसने आज की तारीख में किया हुआ है। इसमें ये देखने की बात ज़रूर है कि फ़ंड जब चाहे अपने पोर्टफोलियो को बदल सकता है अपनी स्कीम की ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के बीच में। तो ज़रूरी नहीं है कि आज अगर उसने एक पर्टिकुलर कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है तो कल भी उतना ही रखे। हो सकता है उससे निकाल करके जब ज़रूरत समझेगा तो दूसरी कंपनी में डाल देगा। इसके बाद फ़ंड मैनेजर के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। किस फ़ंड का कौन फंड मैनेजर है, उसने कौन कौन से फ़ंड्स मैनेज किए हुए हैं, और उन फंड्स का क्या रिटर्न आ रहा है। क्योंकि फ़ंड, म्यूचुअल फ़ंड का रिटर्न मार्केट पे बेस्ड होने के अलावा म्यूचुअल फ़ंड की अपनी अपने फ़ंड मैनेजर की अपनी कॉम्पिटेंसी पे भी बहुत डिपेंड करता है। कोई फ़ंड मैनेजर बहुत रिस्क लेते हैं, वो अक्सर बेहतर रिटर्न भी दे देते हैं लेकिन लॉस भी होता है। कोई फ़ंड मैनेजर बहुत डिफेंसिव होते हैं और वो डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो फ़ंड मैनेजर के बारे में भी पता होना आपको ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ एक होती है बेंचमार्क। कोई भी म्यूचुअल फ़ंड, उसकी एक बेंचमार्क होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो शेयर्स में लगा रहा है तो निफ्टी या सेंसेक्स उसकी बेंचमार्क होगी। अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा रहा है तो 10 ईयर जीसेक उसकी बेंचमार्क होगी। तो वो अपने पोर्टफोलियो में ये भी डिस्कस करता है कि उसका बेंचमार्क क्या है। आप देख सकते हैं कि उसके बेंचमार्क से रिटर्न बेहतर है या कम है। अगर बेंचमार्क से रिटर्न किसी म्यूचुअल फंड का कम है तो उसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो रिटर्न से रिलेटेड होती है, वो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक CAGR और दूसरा XIRR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर आप आज उसमें पैसा लगाते हैं या अगर आपने 10 साल पहले पैसा लगाया होता तो आज आपको किस रेट से उसमें रिटर्न आ रहा होता। हालांकि ये कोई गारंटीड नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले जो CAGR आया है आगे भी वो CAGR चलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जो एक्सिस्टिंग फंड्स हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है पिछले 5 साल में, उसका CAGR कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा फंड कंसिस्टेंटली बेहतर रिटर्न दे रहा है। एक टर्म आप और देखते हैं, वो मिला होगा XIRR। CAGR तो एक रिटर्न निकालता है एक तरीके से, XIRR एक दूसरा मेथड होता है। XIRR उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है जो SIP करना चाहते हैं, क्योंकि XIRR की कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये डिफरेंट कैश फ्लो से रिटर्न निकालता है।
अगर आप SIP कर रहे हैं और हर महीने आप कुछ इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, आप सोचते हैं 5 साल बाद क्या रिटर्न होगा, तो इस तरह के कैश फ्लोज पर अगर आपको रिटर्न निकालना है तो XIRR इज़ अ वेरी गुड मेथड। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड XIRR भी अपना डिक्लेयर करते हैं। अगर आप SIP में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि उस फंड का XIRR कैसा चल रहा है। लेकिन इसमें मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि किसी भी म्यूचुअल फंड में, चाहे वो CAGR हो, XIRR हो, NAV का चेंज हो, वो कोई गारंटी नहीं होती कि जो पहले हुआ है वही आगे भी होगा, क्योंकि ये मार्केट रिलेटेड होता है। फंड मैनेजर की अपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये तो रहे कुछ टर्म्स जो म्यूचुअल फंड में यूज़ होते हैं। इसके अलावा 2 ऑप्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड में। जब आप इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाए गए, ग्रोथ ऑप्शन और दूसरा डिविडेंड ऑप्शन। डिविडेंड ऑप्शन को IDCW भी कहते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। इनमें डिफरेंस ये होता है कि ग्रोथ ऑप्शन में आपका पैसा उसमें बार बार इन्वेस्ट होता जाता है और आपकी NAV में इंक्रीज़ होती है, और जब आपको ज़रूरत हो आप निकालते हैं। लेकिन जो दूसरा डिविडेंड का ऑप्शन होता है, IDCW जो होता है, इसमें आपको पे आउट वो दे देता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का फोकस ये है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको हर महीना उससे कुछ विड्रॉल चाहिए, तो आप IDCW ऑप्शन को चूज़ करें। और अगर आप उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन चाहते हैं, आपको इमीडिएटली पैसा नहीं चाहिए उससे कुछ भी, तो फिर आप ग्रोथ ऑप्शन में जाएं। तो ये 2 ऑप्शंस होते हैं जो आप चुन सकते हैं। इसके अलावा वो अक्सर रेगुलर और डायरेक्ट ऑप्शन भी होता है। आपके फॉर्म्स में वो टिक कराएगा या वो खुद टिक कर लेगा। रेगुलर ऑप्शन करने का मतलब ये होता है कि उसके कुछ एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, कुछ ब्रोकरेज उसमें लग जाता है। और अगर आप डायरेक्ट कहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट उस म्यूचुअल फंड में होता है। तो अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेगुलर टिक करने की जगह पर डायरेक्ट टिक करें। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो शायद आपको, अगर आप फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको जानना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ रेशियोज़ होते हैं, कुछ रिस्क पैरामीटर्स होते हैं, वो अभी आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो फिर कभी उस पर वीडियो बनाकर डिस्कस कर दूंगा, बीटा, अल्फ़ा, शार्प रेशियो वगैरह। आज उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो इन 3 अपनी वीडियो की म्यूचुअल फ़ंड की सीरीज़ में हमने फर्स्ट सीरीज़ में डिस्कस किया कि म्यूचुअल फ़ंड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो कैसे तैयार होता है एक म्यूचुअल फ़ंड, दूसरे में कितने टाइप के म्यूचुअल फ़ंड होते हैं, और आज हमने ये डिस्कस किया कि एक म्यूचुअल फ़ंड को सेलेक्ट करने में क्या क्या चीज़ें आपको खुद देख लेनी चाहिए जिससे कि आप बेहतर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकें। तो म्यूचुअल फ़ंड इज़ जस्ट वन ऑफ द टाइप। उस पर वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप ये समझें कि म्यूचुअल फ़ंड ही बड़ा अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। 50 इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं, बहुत तरीके हैं, लेकिन म्यूचुअल फ़ंड इसलिए पिक किया मैंने कि ये बेहतर है कि आप डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास वक्त नहीं है या उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आप म्यूचुअल फ़ंड पर बेस रह सकते हैं। तो मेरे आप पहले 2 वीडियो को भी देख लें, और अलॉन्ग विद दिस वीडियो अगर आप देखते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं एक एमफी की वेबसाइट का लिंक भी मैंने दिया है। अगर आप उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो उस पर भी आपको सब डिटेल मिल जाएगी, कौन से फ़ंड हैं, क्या एक्सपेंस रेशियो होता है, क्या NAV होती है। आप उस पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।